एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की तरफ से आ रही है। बहुत दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि नेवी एचएएल को नहीं चाहती है कि इस टेंडर में वो पार्ट ले, और नेवी ने फिर से यह चीज डिफेंस मिनिस्ट्री में कन्वे कर दी है। नेवी के कुछ दो मेजर कंसर्न हैं। एचएएल के द्वारा जो सामने रखे जाने वाला जो हेलीकॉप्टर है, जो कि ध्रुव का ही नेवल वर्जन होने वाला है, उसमें फोल्डेबल ब्लेड का इस्तेमाल किया जाना है। तो नेवी का यह कहना है कि जो फोल्डेबल ब्लेड है वो जब फोल्ड होता है या अनफोल्ड होता है तो उसमें ज्यादा समय लगता है। यदि कोई रेस्क्यू मिशन है तो उसमें यह जो समय है ये बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा भी जब ब्लेड फोल्ड हो जाता है तब भी वो इतना ज्यादा बड़ा होता है कि उसको हम शिप्स पे नहीं रख सकते, उसको अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो ये प्रोग्राम चल रहा है, जो नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ जो प्रोग्राम है, वो ऐसा प्रोग्राम है कि उसमें प्राइवेट कंपनियों को डेवलप करना है। इसके अलावा एक इकोसिस्टम डेवलप करना है प्राइवेट सेक्टर में, जिससे कि आगे चल के किसी हेलीकॉप्टर के लिए हमें दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो। सोर्सेस का यह कहना है कि नेवी इस हेलीकॉप्टर को एक मारुति की तरह देख रही है, जो कि देश में एक गाड़ी तो ला सकती है, पर अन्य गाड़ियां तभी आएंगी जब दूसरी कंपनियां और निकलकर सामने आएंगी और आपस में कंपटीशन होगा। तो एचएएल को वो इसलिए इस प्रोजेक्ट में नहीं चाहती है कि जो एचएएल का जो प्रोडक्ट है वो उनके लिए अच्छा नहीं है, उनके मापदंडों में खड़ा नहीं उतरता है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत जो दूसरी कंपनियां डेवलप होनी है, इकोसिस्टम डेवलप होना है, वो नहीं डेवलप हो पाएगा जब एचएएल इसमें आ जाएगी, क्योंकि एचएएल के प्रोडक्ट दूसरी कंपनियों से सस्ते होंगे क्योंकि उनके पास पूरा इकोसिस्टम है, और हो सकता है कि वही इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी जाए। पर फिर से वही प्रॉब्लम आएगी कि एचएएल के पास ही ये सारी टेक्नोलॉजी रहेगी, कोई भी प्राइवेट सेक्टर इसके लिए डेवलप नहीं हो पाएगा, और फिर भविष्य में वही आके हम लोग टिक जाएंगे जहां पर अभी है। तो ये सारे ब्रॉड कंसर्न है नेवी के इस प्रोजेक्ट को लेकर। बात करते हैं चाइना की। तो चाइना में बात करेंगे सबसे पहले भारत चाइना रिश्तों की। इंडिपेंडेंस डे की जो स्पीच थी उसमें हमारे प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि एलओसी हो या एलएसी हो, दोनों जगह पे यदि हमारे पड़ोसी अग्रेशन करेंगे तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं और अपनी संप्रभुता को हम रक्षा करना जानते हैं। ये सारी चीजें उन्होंने कही। तो इसके रिप्लाई में चीन की तरफ से भी नया बयान निकलकर सामने आया है। जब उनके फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक पर्सन से ये पूछा गया कि भारत के प्रधानमंत्री ने इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पे ये चीज कही है, तो उन्होंने कहा कि हम जो पड़ोसी हैं वो दूसरों की रिस्पेक्ट और दूसरों की हेल्प करके ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कितनी मीठी बातें करते हैं, और आपको पता है जो मीठी बातें करते हैं वो अंदर से उतने ही बदमाश होते हैं। चीनी हमेशा यही चीज दिखाते हैं कि वो अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ मित्रता रखते हैं, मित्रता के आड़ पे वो छुरा भोगते हैं। कहनी और कथनी दोनों में उनके बहुत अंतर है। इसके अलावा भारत के देखा देखी ही उनके फॉरेन मिनिस्टर ने अब तिब्बत का दौरा किया। तिब्बत में ऐसे लोकेशंस का दौरा किया जो कि भारत के साथ जुड़ी हुई हैं। वैसे तो तिब्बत पूरी तरह से भारत से साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे लोकेशन पे दौरा किया जहां पर इस तरह की जो फ्रिक्शंस हैं वो चल रहे हैं, इस प्रकार की जो अग्रेशन है वो चल रहा है, ऐसे क्षेत्रों का दौरा किया। और जब से गलवान क्लैश हुआ है उसके बाद कोई ऐसा सेंट्रल मिनिस्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर है वहां पर, जिसने इस प्रकार के फॉरवर्ड जगहों का दौरा किया हो, क्योंकि उनके जो विदेश मंत्री हैं वो उस टीम का भी हिस्सा है जो कि बॉर्डर डी एस्केलेशन कर रहा है, और हमारी तरफ से उस टीम के हिस्सा हमारे एनएसए अजीत डोभाल हैं। तो ये लाजमी है कि उनकी तरफ से इन फॉरवर्ड लोकेशंस और इन फ्रिक्शन एरियाज का दौरा किया जाएगा ताकि उनको ग्राउंड रियलिटी पता चल सके। इस चीज से यह भी पता चलता है, इस दौरे से यह भी पता चलता है कि चीन भले ही अपने यहाँ इसको एक छोटा इश्यू बता रहा हो, पर उनके मिनिस्टर लेवल में भी हनकंप मचा हुआ है और वो भी इसको एस्केलेट या डी एस्केलेट कुछ समझ नहीं आ रहा उनको कि कैसे इसको मामले को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि भारत यहाँ पे किसी भी तरह से पीछे हटने वाला अब नहीं दिख रहा है। वही चीन से रिलेटेड खबर यह है कि उनका एक और लड़ाकू विमान तैयार हो रहा है। अब भले ही ये लड़ाकू विमान तैयार हो रहा हो ना हो रहा हो, पर इसका भौकाल बहुत चल रहा है चीनी मीडिया में।
J-20 का नाम आप लोगों ने सुना है, जो कि केवल दिखाने के दांत हैं, उनसे चीन कुछ भी चबा नहीं सकता है। तो J-20 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन वो निकालना चाहते हैं, जिसको वो सो कॉल्ड 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट मान सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे विश्व में 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जो परिकल्पना चल रही है, उसमें स्वार्म ड्रोन की बात की जा रही है, पायलटलेस एयरक्राफ्ट की बात की जा रही है, पर जो उनका यह J-20 का एक अपग्रेडेड वर्जन वो बनाना चाह रहे हैं, उसमें पायलटलेस नहीं होने वाला, वो 2 पायलटों वाला होने वाला है। पर बाकी जो उसकी क्वालिटी है वो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट से ही ली गई हुई लग रही है। वो इस एयरक्राफ्ट के माध्यम से ये चाहते हैं कि यह ड्रोन्स को भी हैंडल कर सके, ये दूसरे एयरक्राफ्टों को भी हैंडल कर सके, ये जो ग्राउंड में एयर डिफेंस सिस्टम लगा है उसको भी जानकारी दे, उसको भी हैंडल कर सके। इसके अलावा 2 सीटर तो ये हो, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो एक तरह से ये छोटा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम भी बनाना चाहते हैं। तो ये सारे गुण उनके एक एयरक्राफ्ट में निकलकर सामने आने वाला है, जो कि J-20 का एक अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है उनकी मीडिया के मुताबिक। अभी तक किसी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में 2 पायलटों वाला एयरक्राफ्ट नहीं बनाया गया है। इसको माना जा रहा है Su-34, जो कि रशियन एयरक्राफ्ट है, रशियन बॉम्बर एयरक्राफ्ट था जिसका बॉम्बिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस तरह का एयरक्राफ्ट माना जा रहा है। उस एयरक्राफ्ट के डिजाइन पर ही यह एयरक्राफ्ट बनने वाला है, जिसमें कि 2 पायलट वो पैरेलली बैठे होंगे, टेंडम करके नहीं बैठे होंगे, एक के पीछे एक करके नहीं बैठे होंगे, एक साथ कॉकपिट पे एक के बगल में एक बैठे होंगे। इसके अलावा बात करें मॉरिशस के आसपास जो ऑयल स्पिल हुआ है, जिसमें कि 4000 मीट्रिक टन तेल रिस रहा था या रिस सकता था, उसमें से 1000 मीट्रिक टन तेल को बचा लिया गया। इंडियन ऑयल मॉरिशस लिमिटेड के द्वारा एक टैंकर भेजा गया और उसके द्वारा 10 अगस्त तक 1000 जो मीट्रिक टन तेल था उसको सुरक्षित कर लिया गया। इसके अलावा सारा चीज समुद्र में फैल गया था। अब भारत ने अपनी एक रेस्क्यू टीम भेजी है, रेस्क्यू टीम इन द सेंस उस ऑयल को एब्जॉर्ब करने के लिए पूरी एक टीम भेजी है। 10 लोगों की टीम है। C-17 ग्लोब मास्टर के माध्यम से 30 टन का ऐसा सामग्री भी भेजा गया है जो कि इस तरह के ऑयल स्पिल में काम आता है। एब्जॉर्बेंट पैड भेजे गए हैं जो कि 10,000 की संख्या में है और इसको इंडियन ऑयल के द्वारा बनाया जाता है। इस तरह के जो डिजास्टर रिलीफ है उसमें भारत ही मॉरिशस के काम आ रहा है और मॉरिशस ने भी भारत से ही केवल हेल्प मांगी थी इस चीज के लिए। तो भारत और मॉरिशस के बीच में एक अच्छा कॉपरेशन देखने को मिल रहा है और ये बताता है कि भारत अपने जो पड़ोसी देश हैं जो कि अच्छे से रहते हैं उनकी कितनी हेल्प करता है। वही बात करें पाकिस्तान की, तो ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान CH-4 ड्रोन जो कि वो चीन से प्राप्त करना चाहता है, उसको कुछ प्राप्त हुए भी हैं, कुछ संख्या में उनको प्राप्त हुए भी हैं, उसको जम्मू कश्मीर में तैनात कर सकता है। पहले यह चीज बलूचिस्तान के लिए डिलीवर की जा रही थी, उनको CPEC की सुरक्षा के लिए डिलीवर की जा रही थी, पर यह खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान इसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में तैनात कर सकता है और इसके माध्यम से वो अटैक भी कर सकता है। इसके अलावा उनके द्वारा CH-4 ज्यादा से ज्यादा संख्या में खरीदा जाएगा। इसके लिए उनके अधिकारी उस फैसिलिटी का दौरा भी कर रहे हैं चीन में जहां पर यह बनता है और इसके टेस्ट को क्लोजली देख रहे हैं। क्लोजली क्या देख रहे होंगे टेस्ट को, वहां पर जाकर चाय पानी पी के वो वापस आ जाएंगे और बताएंगे कि भाई ये ड्रोन हमें लेना चाहिए, जो कि सभी जानते हैं क्योंकि वो चाइनीज से ले सकते हैं, उनके पास पैसे तो है नहीं। चाइनीज लोग उनको कर्जा देंगे, CPEC के तहत घुसने का मौका मिलेगा और तब उनको ये ड्रोन प्राप्त हो जाएंगे। तो क्लियर बात यह है कि ये ड्रोन उनको लेने ही है, ये बस दिखावा है कि ऑफिशियल विजिट हो रही है। तो इस प्रकार के ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान अब जम्मू कश्मीर में करना चाहता है भारतीय ट्रूप्स पे हमला करने के लिए या LOC पे गर्माहट बनाने के लिए, जैसे कि LAC पे चीन ने गर्माहट बनाई हुई है। इसके अलावा बात करेंगे रुस्तम 2 ड्रोन, जिसको तापस ड्रोन भी कहा जाता है। तो इसको सैटेलाइट के माध्यम से सैटेलाइट ऑपरेशन भी इसका ट्रायल किया गया। इसके अलावा इसमें लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर का इस्तेमाल करके भी इसको इस्तेमाल किया गया और दोनों ही तरह से इसका ट्रायल कंप्लीट कर लिया गया है। और इन दोनों चीजों के साथ यह हिरॉन और सर्चर ड्रोन जो कि हमारी तीनों सेनाओं में इस्तेमाल किया जाता है उससे भी बेहतर बन चुका है, उससे भी ज्यादा कैपेबल हो चुका है। पर अभी तक तीनों सेनाओं के द्वारा इसके लिए कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिल रहा है। पर रुस्तम 2 ड्रोन को डेवलप करना और अच्छे से अच्छा बनाने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चालू है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा thumbs up जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।